ठीक है। और कोई बच्चा इसके अलावा भी कोई ऐड करना चाहेगा अबाउट वेक्टर्स? ठीक है। तो आपने बिल्कुल सही बताया कि सर जो दोनों डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड शो करते हैं ऐसी चीजों को बोलते हैं वेक्टर्स। तो अब एक थोड़ा ब्रॉडली बताता हूँ कि वेक्टर्स क्या है। वेक्टर आर नॉट फिजिकल क्वांटिटीज, वेक्टर्स आर मैथमेटिकल टूल्स टू डिस्क्राइब फिजिकल क्वांटिटीज। वेक्टर हमारे मैथमेटिकल टूल्स हैं जिनसे हमें फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने में मदद मिलती है। यानी टू स्पेसिफाई अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज इन द फिजिकल वर्ल्ड वी रिक्वायर मैथमेटिकल टूल्स सच एज वेक्टर्स, है जी। और इससे पहले हम यूज कर रहे थे दोज वर स्केलर, जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड था, तो उनको हम बोल रहे थे स्केलर्स। अब वेक्टर्स हैं, इनके पास मैग्नीट्यूड भी है एंड दे आल्सो हैव अ डायरेक्शन। चलो देखते हैं। देखो बेटा, फिजिकल क्वांटिटी जब मैं आपको पढ़ा रहा था यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर में, तो मैंने आपको बताया कि बेटा फिजिकल क्वांटिटी is something that has a numerical value and a unit associated with it, n into unit। तो अब ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज, कुछ कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होंगी जिनमें विदाउट एनी डायरेक्शन दे डोंट मेक एनी सेंस। फॉर एग्जाम्पल, आप जहां पे बैठे हुए हो, अगर मैं बोलूं बेटा आप इस जगह से उठ के 5 कदम चलो, मैं बोलता हूँ बेटा जहां भी आप बैठे हो जिस भी चेयर पे पलंग पे, वहां से उठो और 5 कदम चलो, तो क्या आपके पास 5 कदम चलने के लिए इनफाइनाइट चॉइसेस है? यू कैन मूव 5 स्टेप्स इन एनी ऑफ द डायरेक्शन। आप 5 स्टेप किसी भी डायरेक्शन में चल सकते हो, है ना। आप खड़े हुए, खड़े होके आप चले, तो आपके पास इनफाइनाइट डायरेक्शन है। आप ये पॉइंट पे थे जो रेड डॉट मैंने बनाया डिस्प्ले पे, अब आप किसी भी साइड में 5 स्टेप चल सकते हो, है ना। तो यू हैव इनफाइनाइट चॉइसेस ऑफ मेकिंग दीज 5 स्टेप्स। तो अनलेस आई स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑल्सो, अगर मैं आपको जब तक डायरेक्शन ना बता दूं तो यानी मेरी बात अधूरी रही। मैं आपको बता रहा हूं कि बेटा 5 स्टेप चलो ईस्ट डायरेक्शन में, तो मेरी बात हो गई कंप्लीट। नाउ यू हैव टू मूव इन 90 डिग्री ईस्ट। ठीक है बेटा। अगर मैं बताता हूँ यू हैव टू मूव, आप खड़े हो जाओ, जहां भी आप खड़े हो सीधे चलो। सीधे चलो मतलब मैंने कहा कि आप 0 डिग्री पे चलो, जहां भी आप हो, जहां भी आपका फेस है उसी डायरेक्शन में चल दो, तो 0 डिग्री। तो अनलेस आई एम स्पेसिफाइंग द डायरेक्शन, तो मेरी बात हुई अधूरी। तो कुछ कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होंगी जिनमें ये सब हमें बताना पड़ेगा। अलोंग विद मैग्नीट्यूड यूनिट आई हैव टू आल्सो स्पेसिफाई द डायरेक्शंस। फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने आपको अभी बताया कि 5 कदम चलो, वो क्या है? दैट इज डिस्प्लेसमेंट। पॉइंट ए से पॉइंट सर बी पे आप गए, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गए, 5 कदम वाज द लेंथ, 5 स्टेप्स, 5 स्टेप्स। और डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन मैंने बता दिया, जहां आप हो वहां से 5 कदम किसी डायरेक्शन में चलो। सपोज करो कि मैं बोल देता हूँ बेटा जहां पे आपके कमरे का गेट है उस गेट के बिल्कुल सीधी रेखा में चल दो, तो दैट इज द डायरेक्शन। ये क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ। चलो पहले अब देखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज में दो टाइप होते हैं। द फर्स्ट वन इज स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज वही हैं जो हम अभी तक देख रहे थे, यानी कि मैग्नीट्यूड चाहिए बट डायरेक्शन नहीं चाहिए। देयर इज नो नीड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन। एग्जाम्पल हो सकता है टेम्परेचर। मैं आपको बोलता हूँ बेटा मुझे है ना आज फीवर है, मेरी तबीयत खराब है, और मेरा टेम्परेचर है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट इन नॉर्थ डायरेक्शन। 102 डिग्री फ़ारेनहाइट इन नॉर्थ डायरेक्शन। डज दैट मेक एनी सेंस टू यू? क्या उसका कोई मतलब होता है? भाई नॉर्थ डायरेक्शन से क्या मतलब? सर टेम्परेचर आपका 102 फ़ारेनहाइट है, ये समझ आता है बात, बट नॉर्थ डायरेक्शन ये क्या मतलब है? या मैं बोलता हूँ यार मेरा वेट है या मेरा मास है दैट इज 65 kgs, बट कौन से डायरेक्शन में? देर इज नो नीड ऑफ डायरेक्शन। तो सच क्वांटिटीज वो आपको जैसे ही पढ़ोगे सुनोगे ना, तो आप हम ये यूज करते आ रहे हैं अभी तक, बट उसको हमने इस प्रोस्पेक्टिव से नहीं देखा है कि डायरेक्शन उसके साथ स्पेसिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बट हमें पता है कि टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट में होगा, केल्विन में होगा या डिग्री सेल्सियस में होगा। मास हमारा किलोग्राम में होगा, ग्राम में होगा। वी नीड नॉट स्पेसिफाई द डायरेक्शन अलोंग विद द मैग्नीट्यूड एंड द यूनिट। किस केस में? इन द केस ऑफ स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज के केस में ओनली मैग्नीट्यूड इज सफिशिएंट, एंड मैग्नीट्यूड कैन बी स्पेसिफाइड विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड अ यूनिट एसोसिएटेड, उसके साथ होगा। ठीक है। तो अब देखो, एग्जाम्पल इज मास।
लेंथ, टेम्परेचर, मास, लेंथ, टेम्परेचर, टाइम, डेंसिटी, स्पेसिफिक हीट। इसके अलावा आप लोग एग्जांपल बताओ, इसके अलावा स्केलर क्वांटिटीज के एक दो एग्जांपल आप लोग बताओ। सर वर्क। वर्क, सर वर्क वर्क। इज ऑल्सो, हाँ जी वर्क है। सर पावर। पावर इज ऑल्सो एग्जाम्पल। हाँ मुस्कान सेंड कर दो बेटा लिंक आप। ओके सर। वर्क हो गया बेटा, पावर हो गया, ठीक है। सर स्पीड। स्पीड हो गया बेटा, सही है, वर्क हो गया, पावर हो गया, स्पीड हो गया। और भी बहुत सारे एग्जांपल होंगे जहां भी हमें डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं करना। ऑल दोज क्वांटिटीज आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। अब चलो दूसरी देख लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज में दूसरी बात आई किसकी? वेक्टर क्वांटिटीज की। ये आपने बताया कि सर इसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ आर रिक्वायर्ड। देखो जी, मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। जो मैं आपको बता रहा था बेटा, आप अपने जगह पे खड़े हो जहां भी आप हो, देन यू शुड मूव 5 स्टेप। तो आपके पास फाइव फाइव स्टेप तो मूव करना है। तो यू आर सर्टेन ऑफ द मैग्नीट्यूड, जितना आपको चलना है उसके सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में आप सर्टेन हो कि सर मुझे 5 स्टेप तो चलना है। बट अनलेस आई स्पेसिफाइड द डायरेक्शन, तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, या जो मैंने आपको ऑर्डर किया क्या आपने वही एग्जीक्यूट किया। तो टू कंप्लीटली स्पेसिफाई सच फिजिकल क्वांटिटीज वी रिक्वायर अ मैथमेटिकल कंसेप्ट दैट इज कॉल्ड एज वेक्टर। अब जो मैंने आपको बताया था दैट वाज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट। यू आर डिस्प्लेसिंग योरसेल्फ फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अब पॉइंट ए क्या था? जहां पे आप बैठे हुए हो। यू डिस्प्लेस्ड योर सेल्फ 5 स्टेप फ्रॉम पॉइंट ए टुवर्ड्स जो मैंने आपको डायरेक्शन बताई। तो आपके कमरे के गेट की तरफ आप 5 स्टेप आपने अपने आप को डिस्प्लेस कर लिया, ठीक है। तो दैट वेक्टर वाज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अदर एग्जांपल्स कैन बी एक्सेलरेशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, फोर्स वेक्टर, ठीक है। इसमें एग्जांपल बताओ। देखो स्पीड आपने बताया था स्केलर है, और वेलोसिटी वेक्टर है। बिकॉज इन स्पेसिफाइंग द वेलोसिटी आइदर वी हैव टू स्पेसिफाई थीटा एंगल, या फिर हमें डायरेक्शन साथ में लिखनी पड़ेगी। टू स्पेसिफाई फोर्स ऑल्सो आइदर वी हैव टू स्पेसिफाई थीटा विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और विद अदर रेफरेंस। कोई भी रेफरेंस होगा उसके रिस्पेक्ट में वी हैव टू स्पेसिफाई द थीटा while specifying the force। एक्सेलरेशन में भी ऐसा ही होगा, जैसा हमने देखा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ग्रेविटी जब चैप्टर पढ़ा तो हमें पता चला कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाज एक्टिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो मैग्नीट्यूड हो गया। तो 9.8 वाज मैग्नीट्यूड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर वाज द यूनिट, बट डाउनवर्ड डायरेक्शन वाज द डायरेक्शन दैट हैज टू बी स्पेसिफाइड अलोंग विद द मैग्नीट्यूड एंड द यूनिट, ठीक है जी। तो एक्सेलरेशन इज ऑल्सो अ वेक्टर। चलो अब बात आती है, वी हैव three things in the vector. While specifying a vector, we have three things. The first one is tail of the vector. The second one is the head of the vector. And the third one is the length of the vector. तो हमारे पास वेक्टर के पास वैसे तो दो चीजें हैं, क्या है? डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कहां से पता चलेगा? लेंथ ऑफ द वेक्टर से। द लोंगर द वेक्टर ज्योमेट्रिकली द हायर द मैग्नीट्यूड। जितना उसका मैग्नीट्यूड होगा उतनी ही वेक्टर की लेंथ होगी। और डायरेक्शन कहां से पता पड़ेगी? यू नीड टू ज्वाइन टेल टू हेड। जैसे टेल को हेड से ज्वाइन कर दोगे, उस सीधी रेखा में अलोंग दैट स्ट्रेट लाइन जो भी डायरेक्शन होगी, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। ये दो चीज हमें पता चलेंगी, ठीक है बेटा। एक तीसरी चीज होगी दैट इज मैग्नीट्यूड। अगर हम लिखें इसको मैथमेटिकली, ये हमारे पास वेक्टर ए था। इफ वी हैव टू राइट इट, we have to write the magnitude of this vector, then we can place the vector in the मोड फंक्शन। हम इसको मोड फंक्शन में प्लेस कर देंगे इस वेक्टर को। तो वो क्या हुआ? दैट इज ऑल्सो द मैग्नीट्यूड। मैथमेटिकली लिखने का तरीका, वेक्टर ए को हमने मोड फंक्शन में प्लेस कर दिया। दिस इज द वे टू राइट द वेक्टर vector's magnitude. Another way is just write the letter, just write the letter जिससे वेक्टर बना है, उसका एरो हेड हटा दो। दैट आल्सो मींस कि वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट है? नो सर। नहीं है बेटा, बिल्कुल बेसिक चीज थी, कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। और आप लोग इतने अच्छे नंबर लाए हो तो आई एम श्योर कि आपको अभी तो डाउट नहीं होगा। बट हाँ, इससे ये मतलब नहीं है कि आप डाउट ना पूछो आगे से, कि इस प्रेशर में नहीं आना है कि यार हमारे नंबर अच्छे हैं, हमारी इमेज अच्छी है, अगर मैं ये डाउट पूछूंगा तो या पूछूंगी तो कुछ
सर क्या सोचेंगे? सर कुछ नहीं सोचेंगे बेटा। सर जब सोचेंगे जब अगले एग्जाम में नंबर कम लाओगे, तब सोचूंगा मैं कि अब अगले आगे क्या करना है ताकि आप और अच्छे मार्क्स ला पाओ। अनलेस देर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन डाउट, आपका क्वेश्चन कितना भी फुलिश हो सकता है, दैट ऑल्सो मेक्स सेंस, बिकॉज फिजिक्स इज ऑल अबाउट फीलिंग। तब तक फीलिंग नहीं आई, तब तक आपके दिल दिमाग में चीज महसूस नहीं हुई ना कि हम पढ़ क्या रहे हैं, तो कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन आस्क एनी नंबर ऑफ डाउट, और कोई भी वो नहीं है, डाउट पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। चलो जी, now we have studied about scalars and the vectors. Scalars are those which have only magnitude, vectors are those which have magnitude and direction. Now we will study types of vector, कि vectors के क्या क्या टाइप हो सकते हैं। वेक्टर का नामकरण पढ़ेंगे हम, जैसे कुछ कुछ टाइप होंगी, उनका हमने कोई नाम रख दिया है, that we will be studying now. चलो, the first one is, पढ़ो लीना, पढ़ो बेटा, क्या डेफिनेशन लिखी है ये? सर ये जो लिखा है सर ये पढ़ना है? हाँ जी पढ़ो, ये पढ़ो। ओके सर। सर द वेक्टर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन that is in the same direction or opposite direction are called collinear vectors. ठीक है, जो वेक्टर, ऐसे वेक्टर्स जो इफ दे आर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन या फिर सेम स्ट्रेट लाइन, किसी एक रेखा के अलोंग, एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग एनी, अगर कोई वेक्टर एक्ट कर रहे हैं, दोज वेक्टर्स आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। यहाँ पे डायरेक्शन सेम भी हो सकती है, लाइक दिस वन इज फ्रॉम लेफ्ट, राइट से आ रहा है, ये लेफ्ट से आ रहा है, ऐसे अपोजिट डायरेक्शन है, बट दे कैन बी इन otherwise opposite direction, or they can be in the same direction. That does not make any sense, but straight line के along, as far as they are acting along the straight line, this means कि vectors are collinear vectors. ठीक है, चलो अगला देखते हैं, टू कोलिनियर वेक्टर्स। अब देखो पैरेलल वेक्टर्स के बारे में हम देख रहे हैं कि पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं। तो ये वो वेक्टर हैं बेटा जो द एंगल बिटवीन देम is 0 degree. If the angle between the vectors is 0 degree, this means they are acting in the same direction. वो एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, मैग्नीट्यूड चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे अनइक्वल हो, चाहे इक्वल हो, दैट डज नॉट मेक एनी सेंस इधर। इस डेफिनेशन के हिसाब से पैरेलल वेक्टर उन्हीं को बोल देंगे जो एक डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, यानी कि उनका एक्शन एक ही डायरेक्शन में है, और देयर एंगल बिटवीन देम इज ऑब्वियसली 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि सेम डायरेक्शन में एक्ट करेंगे, तो यानी एंगल इज 0 डिग्री। चलो जी, इसका बिल्कुल दूसरा अपोजिट होगा, दैट इज एंटी पैरेलल वेक्टर। इनमें एंगल होगा पाई, वी हैव एंगल पाई, यानी कि एंगल 180 डिग्री है। दिस मींस दे आर एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, दे आर नॉट पैरेलल, दे आर एंटी पैरेलल, so they are acting in opposite direction to each other. The angle between such type of vectors is 180 degree or pi radians. अब एक और स्पेशल केस आता है वेक्टर्स का, अपोजिट वेक्टर्स या फिर नेगेटिव वेक्टर बोलेंगे। यहाँ पे मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और एंगल 180 डिग्री हो जाएगा, यानी एंटी पैरेलल होंगे, बट इफ उनका मैग्नीट्यूड भी साथ साथ अगर इक्वल हो जाए एक दूसरे को, तो दिस मींस दीज वेक्टर्स आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर। इनको नेगेटिव वेक्टर बोल देंगे या फिर अपोजिट वेक्टर बोल देंगे। आपको दिख रहा है वेक्टर P और वेक्टर Q लेंथ वाइज दोनों बराबर हैं भाई, इनकी लेंथ तो दोनों की इक्वल आ रही है। मान लो L दे दिया मैंने इसकी लेंथ को, तो लेंथ इक्वल है, बट एक का डायरेक्शन इधर है, एक का डायरेक्शन इधर है, सो दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट दे आर एक्टिंग इन opposite direction to each other, so therefore the angle between them is pi radians or 180 degree. So such vectors are called as अपोजिट वेक्टर्स और नेगेटिव वेक्टर्स। ठीक है, अब देखो कुछ कुछ और देख लेते। इक्वल, मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन भी सेम है, दिस मींस द वेक्टर्स आर इक्वल। अब इक्वल होने के लिए दोनों चीज आर रिक्वायर्ड। द फर्स्ट वन इज दे शुड हैव द सेम मैग्नीट्यूड, आल्सो दे शुड बी एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। उनका मैग्नीट्यूड भी सेम बराबर होना चाहिए, और उनका डायरेक्शन ऑफ एक्शन भी एक ही दिशा होनी चाहिए, एक ही दिशा में कार्य कर रहे हो, एक ही दिशा में लग रहे हो। तो दैट आर द टू रिक्वायरमेंट फॉर वेक्टर्स टू बी इक्वल वेक्टर्स। तो खाली मैग्नीट्यूड से इक्वल नहीं हो जाएंगे, मैग्नीट्यूड भी हो और एक्शन ऑफ जो उनका है डायरेक्शन, दैट शुड बी सेम। अगर ये दोनों कंडीशन है, देन द वेक्टर्स आर इक्वल, और उनके बीच में इक्वालिटी का साइन ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है जी, अब बात आती है एक गरीब वेक्टर की। एक गरीब वेक्टर है, अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड एंड अनडिफाइंड डायरेक्शन इज कॉल्ड अ जीरो वेक्टर और अ नल वेक्टर।
It is represented by O with an arrowhead. Zero vector cannot be represented graphically. ऐसा वेक्टर है जिसके पास जीरो मैग्नीट्यूड है और अनडिफाइंड डायरेक्शन है, तो मतलब ना तो मैग्नीट्यूड कुछ हुआ और ना ही कोई डायरेक्शन हुई, तो ऐसे ऐसे गरीब वेक्टर को बोलते हैं हम जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर। ओ पे एरोहेड लगाएंगे और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर is represented by length of the vector. Since there is zero magnitude, so length is zero. Undefined direction, by undefined direction किससे डायरेक्शन कहां से पता पड़ती है? टेल और हेड से। तो अनडिफाइंड है तो देर विल बी नो टेल नो हेड, मैग्नीट्यूड भी जीरो, लेंथ भी जीरो, टेल हेड भी खत्म, तो इट इज इम्पॉसिबल टू रिप्रेजेंट ग्राफिकली। ग्राफिकली ये एग्जिस्ट नहीं करता जीरो वेक्टर। बस ये कंसेप्ट है जिसको हम बीच बीच में यूज करेंगे जस्ट टू स्पेसिफाई द प्रेजेंस ऑफ अ वेक्टर, कि भैया यहाँ जो फिजिकल क्वांटिटी है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ना उसकी डायरेक्शन पता होगी ना उसकी मैग्नीट्यूड पता होगी, बट इन सच सिचुएशंस हम इस नल वेक्टर के कंसेप्ट को यूज कर लेते हैं। अब एक और वेक्टर टाइप आता है, ये वेक्टर अलग अलग टाइप के नहीं है, बस वी आर कैटेगराइजिंग देम ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स। देखो वेक्टर ए दिख रहा होगा आपको डिस्प्ले पे, दीज वेक्टर्स आर को इनिशियल वेक्टर, मतलब कि इफ द इनिशियल पॉइंट ऑफ द वेक्टर्स इज सेम, इफ दे हैव सेम कॉमन इनिशियल पॉइंट, तो ऐसे वेक्टर्स को हम बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर। देखो इनिशियल वेक्टर वेक्टर इनिशियल पॉइंट वेक्टर ए और बी का क्या है? पॉइंट ओ है, तो दिस मींस दीज वेक्टर्स आर को इनिशियल वेक्टर। इसका जस्ट विपरीत, अगर if the two vectors or more than two vectors are terminating at a common terminating point, यहाँ पे पॉइंट O पे टर्मिनेट कर रहा है वेक्टर A एंड B, दिस मींस सच वेक्टर्स आर कॉल्ड को टर्मिनल वेक्टर्स, यानी एक साथ टर्मिनेट करने वाले वेक्टर्स को टर्मिनल वेक्टर। इफ द वेक्टर्स, अगर हमारे दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स, इफ दे आर लाइंग इन द सेम प्लेन, देन दे आर कॉल्ड एज कोप्लेनर वेक्टर्स। और लास्ट पॉइंट ये आता है कि इनिशियल पॉइंट अगर फिक्स्ड है किसी वेक्टर का, दे आर कॉल्ड लोकलाइज वेक्टर, और अगर इनिशियल पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड दे आर कॉल्ड एन लोकलाइज या फिर नॉन लोकलाइज वेक्टर्स। ठीक है बेटा, तो ये हमारा नामकरण पूरा हुआ। इसमें किसी को कोई वाला कौन सा समझ नहीं आया तो पूछ लो। इफ यू हैव डाउट इन एनी ऑफ द नोमेनक्लेचर ऑफ द वेक्टर्स यू कैन आस्क योर डाउट हियर। No, sir. किसी और बच्चे को डाउट है तो बेटा प्लीज हैंड रेज करेंगे। नहीं है, चलो वी कैन सेफली प्रोसीड टुवर्ड्स यूनिट वेक्टर। अब बताओ यूनिट वेक्टर के बारे में किसी को कुछ पता है तो बताओ, हैंड रेज करो, बताओ व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर। आपने पहले पढ़ा होगा तो याद क्या है? डू यू वांट टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग? कोई स्टूडेंट बताएगा? लीना आप बताओ बेटा, व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर? Sir, unit vector, sir. नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा? Yes, sir. किसी ये और को पढ़ा याद है? तो थोड़ा बहुत याद हो? यहाँ पे मैं देखता हूँ कौन बच्चा दे सकता है इसका आंसर। पायल आप बताओगे बेटा? अच्छा पहले वाला वो तो रिवाइज हो गया होगा ना लीना, पहले जो अभी पढ़ाया टाइप ऑफ वेक्टर वो तो रिवाइज करके समझ आ गया होगा ना अभी तक का। साक्षी बेटा आप बताओगे? सब लोग शांत पड़ गए। हाँ ईशा ने बता दिया है, शाबाश। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 यूनिट, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो। बिल्कुल yes, प्रिसाइजली sir. यही Yes, डेफिनेशन है sir. बेटा इसकी। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन यही बोलती है कि अ वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमारा 1 हो। देखो शायद डिस्प्ले पे भी कहीं लिखा होगा। अब देखो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, यूनिट, यूनिट से क्या आता है? आपने यूनिटी सुना है ना कि बेटा यूनिटी दिखानी चाहिए। इन द एडवर्स टाइम्स वी हैव टू शो यूनिटी। यूनिटी का मतलब क्या होता है? एकता, है ना? तो यूनिट का मतलब क्या है यहाँ पे? यूनिट का मतलब है वन। वन, एक का मतलब भी वन ही होता है, तो वन यूनिट से ही समझ आ रहा है कि द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है।
अब हर वेक्टर विद एवरी वेक्टर, हाँ जी बोलो। सर जो डायरेक्शन वेक्टर होता है सर उसे यूनिट वेक्टर भी कहते हैं। हाँ हाँ वही तो है, देखो सिर्फ डायरेक्शन बच गया, वेक्टर के साथ सिर्फ डायरेक्शन बच गया, तो वो उसको बोलेंगे यूनिट वेक्टर, है ना। ओके। अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चले गए तो नल वेक्टर हो गया, बट अगर यूनिट मैग्नीट्यूड बच गया और डायरेक्शन डायरेक्शन बच गई, दैट इज यूनिट वेक्टर। ओके। यूनिट से हमारा मतलब है वन, तो मैग्नीट्यूड वन है और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ पेरेंट वेक्टर, जिस वेक्टर से हम उसको डिराइव करके लाए हैं, जिस वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर बता रहे हैं, तो डायरेक्शन तो वही होगी, सेम एज दैट ऑफ द पेरेंट वेक्टर, बट इट हैज मैग्नीट्यूड वन, उसका मैग्नीट्यूड वन होगा। चलो, व्हेन अ वेक्टर इज डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, अगर हम वेक्टर को उसको खुद के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, तो जो आंसर आएगा दैट इज यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। देखो हमने पढ़ा कि दो, 2 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है, 1, तो वन। है ना। 4 डिवाइडेड बाय 4 क्या होगा, 1। वन। सिमिलरली अगर किसी भी x डिवाइडेड बाय x 1 होगा, किसी भी वेरिएबल, किसी भी संख्या को उसी से डिवाइड करेंगे, वी विल बी गेटिंग 1 एज आंसर। तो यही हम कर रहे हैं व्हेन वी आर डिवाइडिंग विद द वेक्टर, किसी के गिवन वेक्टर को, सपोज करो यहाँ पे वेक्टर ए था, वेक्टर ए था, ठीक है बेटा, इसको डिवाइड कर दिया वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से। अब देखो एरो हेड हटा के लिख दिया, दिस मींस वी आर राइटिंग ओनली मैग्नीट्यूड, ये ध्यान रखो। मैंने आपको पहले पिछले वाले स्लाइड पे बताया था यहाँ पे कि वेक्टर को लिखते टाइम अगर हमने एरो हेड हटा दिया, दिस मींस वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को लिखने के दो तरीके, एक तो यहाँ पे एरो हेड हटा दो, दूसरा वेक्टर को मोड फंक्शन के अंदर लिख दो, तो ये दो तरीके थे, तो हम दूसरे वाला यूज कर रहे हैं। देखो, while calculating unit vector we have to divide the vector by its own magnitude, तो कोई भी गिवन वेक्टर ए है सपोज करो, उसको अगर उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए, तो जो आंसर आएगा दैट इज यूनिट वेक्टर ए वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट मैग्नीट्यूड का वेक्टर, मैग्नीट्यूड एक हो जाएगा और डायरेक्शन वही रहेगी। तो देखो क्या किया हमने भाई, एक वेक्टर है ये ए, ये वाला, इसके साथ डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, बट हमने मैग्नीट्यूड को वन कैसे कर दिया, जो उसका ही मैग्नीट्यूड था उसी से उसको डिवाइड कर दिया, वही वन है, 2/2 1, 4/4 1, x/x 1, तो a/a हुआ तो मैग्नीट्यूड हो गया वन, बट डायरेक्शन बच गया सेम एज दैट ऑफ द पेरेंट वेक्टर ए। इस केस में जो पेरेंट वेक्टर ए है उसी का डायरेक्शन उसके साथ बच गया। अगर देखो इसमें कंफ्यूजन ये नहीं रखेंगे, अगर मैं बोलता हूँ वेक्टर ए डिवाइडेड बाय वेक्टर ए, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा बेटा, यहाँ पे क्या आंसर आएगा, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय वेक्टर ए, यहाँ पे आंसर आएगा वन। वन, वन आएगा यहाँ पे आंसर, है ना, क्योंकि हमने वेक्टर के साथ डायरेक्शन थी, उस नीचे वाले के साथ भी डायरेक्शन थी, तो आंसर आ गया वन, बिकॉज वी हैव डिवाइडेड द कंप्लीट वेक्टर विद द सेम वेक्टर। अब हमने यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या किया, वेक्टर ए को डिवाइड किया केवल उसके मैग्नीट्यूड से, तो हमने मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड निकाल लिया उसमें से, डायरेक्शन उसके साथ बच गई, तो यहाँ वन नहीं लिख सकते बेटा, यहाँ वन नहीं लिख सकते क्योंकि डायरेक्शन का तो अभी कैलकुलेशन हुआ ही नहीं, तो यहाँ पे आएगा यूनिट वेक्टर, और उसको लिखने का तरीका है सर पे टोपी पहना दो, एरो हेड हटा दो और टोपी पहना दो, ए कैप, ए कैप बोलेंगे, ए कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, तो वेक्टर ए का चाहे कुछ भी मैग्नीट्यूड हो, हमने उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, और जो फाइनल आंसर आया दैट हैज यूनिट मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, और उसको बोलेंगे यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, और उसको लिखेंगे कैसे, ए के ऊपर कैप, ए के ऊपर टोपी बना देंगे ए कैप। समझ आया ये, यस सर। ठीक है बेटा। अब देखो, दिस इज अ वेक्टर, इसके अंदर मैग्नीट्यूड था और एक डायरेक्शन थी, तो क्या मैं इस वेक्टर को, ए वेक्टर को ऐसे भी लिख सकता हूं, वेक्टर ए इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो ए कैप क्या सिर्फ डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि वन को चाहे किसी से भी मल्टीप्लाई करो वही नंबर आएगा, 2 × 1 2, 4 × 1 4, x × 1 x, तो a × 1 a, भाई ए जो था मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दिया, और डायरेक्शन तो दिखा ही रहा था कैप, ए कैप, यानी यूनिट वेक्टर इज ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डायरेक्शन। अगर हम यूनिट वेक्टर को किसी भी मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करें तो वी विल गेट सम
वेक्टर इन दैट डायरेक्शन। अगर वही मैग्नीट्यूड पेरेंट वेक्टर वाले से कर दे तो हमें पेरेंट वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये गिवन वेक्टर है F इक्वल्स टू 5 न्यूटन इन ईस्ट। तो इसमें मुझे बताओ मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, 5, यूनिट क्या है न्यूटन, न्यूटन और डायरेक्शन क्या है ईस्ट। ईस्ट। इट इज एक्टिंग इन ईस्ट डायरेक्शन। तो इसको पढ़ के हमें पता चला कि देयर इज अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन दैट इज एक्टिंग इन ईस्ट डायरेक्शन। एक फोर्स है 5 न्यूटन, उसका मैग्नीट्यूड है और वो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ लग रहा है। ये पूरी बात हो गई ना इसकी। अब देखो इफ वी हैव टू फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 5 न्यूटन फोर्स विच इज एक्टिंग इन ईस्ट डायरेक्शन, तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर ऑफ दिस फोर्स F। तो F कैप लिखूंगा ना उसको, F कैप, यानी कि वी आर राइटिंग अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ F। बताओ आंसर, बताओ बेटा। 1 न्यूटन इन ईस्ट। ईस्ट। कितने बच्चे एग्री करते हैं इस बात से? अरे हर एक क्वेश्चन में लंबा लंबा कैलकुलेशन थोड़े होता है। 1 न्यूटन इन ईस्ट, भाई 5 न्यूटन था तब था, बट यूनिट वेक्टर अगर ले लिया तो 1 न्यूटन इन ईस्ट, तो वी आर रिमेनिंग ओनली विद द डायरेक्शन। डायरेक्शन बच गया इन ईस्ट, और मैग्नीट्यूड कितना 1, बिकॉज वी आर टेकिंग यूनिट वेक्टर। यूनिट मतलब यूनिटी, यूनिटी मतलब एक, एक मतलब 1, 1 मतलब 1 न्यूटन। ठीक है जी। और लिखने का तरीका आपको बताया, फोर्स F था तो F के ऊपर एरो हेड हटा के कैप पहना देंगे, टोपी बनाई। दिस मींस वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर F। और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 न्यूटन होगा, डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ द पेरेंट वेक्टर। यहाँ पे इन ईस्ट था तो यहाँ पे इन ईस्ट रहेगा। समझ पाए? यस सर। चलो अब देखो, हम लोगों ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा है, कितने बच्चों ने देखा है? कहाँ गया हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ये रहा। हाँ, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अरे यार ये नया ऐप जब से मैं यूज करने लगा हूँ ये बदमाशी कर रहा है मेरा कंप्यूटर। कहाँ हेड लगाया और कहाँ गया वो। ठीक, अरे फिर से गायब कर दिया। देखो, देख रहे हो? यस सर। देखो यहाँ लग रहा है टोपी, हम ही टोपी पहना रहा है। अच्छा जी, रुको, अब नहीं करेगा। ठीक है, ये एक आर्टिशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स, वाई और जेड। भाई 3D स्पेस को डिफाइन करने के लिए हम एक्स वाई जेड एक्सिस का यूज करते हैं। ऑल दीज 3 एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इन सब के बीच में जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री। तो इन 3 एक्सिस की मदद से क्या हम 3D स्पेस को डिफाइन कर पाते हैं? और यस इसी सर। मैथमेटिकल सिस्टम को हम बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आता है कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, बट साथ में क्या बोलते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। एब्सिसा ऑर्डिनेट ये पढ़ा होगा आपने, है ना? यस सर। तो वो सब चीजें हैं। तो वी आर यूजिंग एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन टू स्पेसिफाई अ 3D स्पेस। अब मैं बोलता हूं कि एक्स डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर पूछूं, एक्स डायरेक्शन में देयर विल बी सम यूनिट वेक्टर, देयर विल बी सम यूनिट वेक्टर। सिमिलरली वाई डायरेक्शन में भी देयर विल बी सम यूनिट वेक्टर, वाई वाई डायरेक्शन में भी एक यूनिट वेक्टर मेरा होगा, और एक वेक्टर होगा जेड डायरेक्शन में भी। क्यों? दे आर म्यूचुअली, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इसीलिए तो ये तीन, मिनिमम 3 एक्सिस का रिक्वायरमेंट होता है। तो मान लो मैं आपको बोलता हूँ कि एक यूनिट वेक्टर है एक्स डायरेक्शन में, एक यूनिट वेक्टर है वाई डायरेक्शन में, और एक यूनिट वेक्टर है जेड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या होगी, यूनिट वेक्टर जो ग्रीन कलर का मैंने बनाया है दैट इज अ यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन में बोल देता हूँ। तो इसकी डायरेक्शन सेम होगी एज दैट ऑफ एक्स, एक्स एक्सिस की जो डायरेक्शन है सेम डायरेक्शन होगी, बट मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। मैग्नीट्यूड विल बी 1 अलोंग द एक्स एक्सिस। तो ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। और ऐसे वेक्टर को मैं बोलता हूं आई कैप। आमतौर पे यही लिखा जाता है मैक्सिमम, और यही आप लिखेंगे आई कैप, यानी आई के ऊपर कैप बनाया तो वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। यस ठीक है सर। बेटा। अगर मैं बोलता हूं जे कैप, जे कैप, तो मैं बात कर रहा हूं कि यूनिट वेक्टर अलोंग द वाई एक्सिस। मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होगा, डायरेक्शन सेम एज दैट ऑफ वाई एक्सिस। लिखने का तरीका जे के ऊपर कैप। जे कैप का मतलब वाई डायरेक्शन में है, आई कैप मतलब एक्स डायरेक्शन में है,
और Yes, sir. अब तक आपको पता भी चल गया होगा जेड के साथ क्या यूज होगा। Sir, along that basis, sir, K cap. जेड के साथ के कैप, आई के साथ आई कैप, एक्स के साथ आई कैप, वाई के साथ जे कैप और जेड के साथ के कैप। ठीक है, ये 3 यूनिट वेक्टर्स होंगे अलोंग 3 डिफरेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। तो ये आप याद रख लेंगे। ठीक है, चलो अब यूनिट वेक्टर में किसी को डाउट है तो पूछो कि सर यूनिट वेक्टर समझ नहीं आया। No, sir. बोलो बेटा, किसी को डाउट है तो हैंड रेज करेंगे। जो चीजें मैंने आपको बताई ये सब चीजें नोट्स में लिखी है, यहाँ से पढ़ लोगे सब लोग। और ये देखो ये वाली बात जो थी, ये जो लिखी है पिंक कलर में, आई कैप का मैग्नीट्यूड, दोनों साइड मोड फंक्शन लगा दिया आई कैप पे तो क्या होगा, 1 होगा, बिकॉज इट्स अ यूनिट वेक्टर। सिमिलरली जे कैप, सिमिलरली के कैप, इन सबको अगर कैलकुलेट करते हैं तो दीज आर जस्ट मैग्नीट्यूड्स, है ना बेटा। Yes, ठीक sir. है, डाउट है तो हैंड रेज करो। हाँ बेटा, डाउट पूछो सब लोग। No, sir. नहीं है डाउट, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी अगला कंसेप्ट देखेंगे। यूनिट वेक्टर हमने देख लिया, अब शायद क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन करना होगा। एक सेकंड, क्वेश्चन बाद में है यार, क्वेश्चन बाद में कराएंगे। चलो पहले दिखा देते हैं आपको, दो अलग और एक वेक्टर्स होंगे। द फर्स्ट वन इज पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर क्या है, देखो। हाँ बेटा, लीना आप पढ़ो। The position vector is a vector drawn from the original to the position of the object at any instant of time. ठीक है, ठीक है। और कोई बता रहा था, सिमरन बताओ। सर पोजीशन वेक्टर जो ओरिजिनल पोजीशन से हमारा जो मतलब जहाँ पे हमारा पार्टिकल होता है वहां वहां तक जितना मतलब उतनी डिस्टेंस लिए उसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। पोजीशन वेक्टर कहते हैं। देखो दोनों चीजें सही है, लीना ने भी सही बताया, सिमरन ने भी सही बताया। दोनों ने एक अलग अलग पॉइंट ऐड कर दिया। सिमरन ने बोला कि सर इट इज द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, यानी कि इट इज अ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट 000। ठीक है, लीना ने बताया कि सर इट इज एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे है। तो दोनों ही बात सही है। पर्टिकुलर इंस्टेंट वाली चीज तो बेटा हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए सही है, क्योंकि बिकॉज वी आर मूविंग इन टाइम कोड एक्सिस ना। हम लोगों ने क्लास स्टार्ट किया था कितने बजे, 6:30 बजे। तो 6:30 बजे बाद सम टाइम इन जो हम पीछे छोड़ा है टाइम एक्सिस पे, और हम अब वी आर मूविंग इन पॉजिटिव टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस पे हम पॉजिटिव डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली मूव करते जा रहे हैं, उसको कोई रोक नहीं सकता। हमारे उस पर्टिकुलर मूवमेंट को कोई रोक नहीं सकता अलोंग द टाइम। तो वी आर ऑलवेज मूविंग इन द पॉजिटिव टाइम एक्सिस। तो जो टाइम इंस्टेंट वाली बात है ना, एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट, तो ये तो इनहेरेंट बात है। ये तो हम हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए देखते हैं। इफ आई एम सेइंग कि टेम्परेचर ऑफ माय बॉडी इज 102 डिग्री फ़ारेनहाइट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, जरूरी थोड़े है कि आधे घंटे बाद भी उतना ही रहेगा। आधे घंटे बाद जब रहेगा मैं उसको आधे घंटे बाद बताऊंगा कि दिस इज एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो इस एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लीना ने बताई है जैसे अभी। तो वी हैव टू कीप दिस थिंग आल्सो इन माइंड, तो आपको और अच्छे से समझ आएगी फिजिक्स की। हाँ यार ये टाइम की बात हो रही है। थर्मोडायनेमिक्स जब हम पढ़ाएंगे तो और मजा आएगा। ठीक है, चलो अभी द स्टेट डायरेक्शन, जो सीधी सीधी बात थी ये थी कि द पोजीशन वेक्टर इज द वेक्टर दैट शोज पोजीशन ऑफ अ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। 000 इज ओरिजिन, 3D स्पेस में 000 ओरिजिन होता है हमारा। इसके रिस्पेक्ट में अगर ऐसा वेक्टर है जो हमें पॉइंट पी की पोजीशन दे रहा है, दैट इज पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पे क्या है, आर वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर। आर वेक्टर को डिफाइन कैसे करेंगे, आर वेक्टर पे एक्स आई कैप, यानी आई कैप इज क्या था, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ एक्स।
unit vector in direction of x was I cap, unit vector in direction of y was j cap, and unit vector in direction of k was z was k cap. तो x मैग्नीट्यूड है मेरा, क्यों? क्योंकि पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखे हैं, x, y, z। तो पहले वाला क्या है, इट इज अलोंग द आई कैप डायरेक्शन, x की डायरेक्शन में, ये हमारा y की डायरेक्शन में यानी j कैप में है, और z हमारा यानी कि k कैप में, बिकॉज एक्स वाई जेड है ना यार, एक्स वाई जेड की जगह 1 2 3 भी हो सकता था, तो 1 होता तो आई कैप में पहला वाला एक्स ही होता है, दूसरे वाला वाई होता है, तीसरे वाला जेड होता है। अगर ये होता 1 2 3 मान लो, तो मैं क्या बोलता, 1 is acting in I cap direction, 2 is acting in J cap direction, and 3 is acting in K cap direction. तो since we are talking about x y z, we are talking in general terms, हम general terms में बात कर रहे हैं, this means कि I x is the magnitude in I cap direction, यानी कि x is the magnitude along the x axis. So to specify that thing, we are taking the help of unit vector in I direction. So that is x I cap plus y j cap plus z k cap. क्यों? क्योंकि y था वो j डायरेक्शन में था, z था वो k डायरेक्शन में था। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे पोजीशन वेक्टर को। और पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन क्या हुई, एनी वेक्टर दैट शोज द पोजीशन ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इन द 3D स्पेस। अब आता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बताता है कि एक पॉइंट ए से आप दूसरे पॉइंट तक गए, उसमें कितना डिस्प्लेस हुए, उसमें आप कितना डिस्प्लेस हुए। ठीक है, गरिमा बताओ बेटा, क्या बताओगे? Sir, displacement vector is a vector that tells by how much and in which direction an object has changed its position in given time interval. ठीक है बेटा, बिल्कुल शाबाश। रीमा बताओ बेटा। The displacement vector is directed line particle. ठीक है, अब आवाज ब्रेक हो रही है बेटा आपकी, काफी ब्रेक हुई, मैं ज्यादा सुन नहीं पाया। हाँ सिमरन बताओ बेटा, आप बताओ। सर जो वेक्टर इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक ड्रॉ किया जाए उसे हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो जिस वेक्टर को फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन के बीच में ड्रॉ किया जाए, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का हेड किधर होगा, फाइनल पोजीशन की तरफ, उसका टेल कहाँ होगा, इनिशियल पोजीशन। देखो, a displacement vector represent a straight line directed from initial to final position. It is the difference between final and initial position vectors. तो पोजीशन वेक्टर्स के डिफरेंस की बात हो रही है फाइनल और इनिशियल पोजीशन में। देखो बेटा, ये P1 था, पॉइंट P1 एंड पॉइंट P2, अगर इनके बीच में हम वेक्टर बना दें, S बनाया, वेक्टर S दिख रहा है ना, तो यहाँ पे वेक्टर S है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब पॉइंट जो P1 था, P1 का जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, R1। पॉइंट P2 का पोजीशन वेक्टर क्या है, R2। इन दोनों के डिफरेंस को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्योंकि हमें क्या बता रहा है, पॉइंट P से पॉइंट P2 पे गए, P1 से P2 पे गए, तो आपने कितना डिस्प्लेस किया, तो यू आर सब्ट्रैक्टिंग द इनिशियल पोजीशन फ्रॉम द फाइनल पोजीशन। तो P2 माइनस P1 आप करोगे, P2 के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है x2 y2 z2 है, P1 के x1 y1 z1 है, तो वी आर सब्ट्रैक्टिंग P2 फ्रॉम P1, दिस मींस R2 माइनस R1। तो S हमारा आया R2 माइनस R1। देखो ये हमने सेम तरीके से लिखा, x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप, तीन अलग अलग कंपोनेंट लिख दिए। R2 लिखा x2 i कैप, y2 j कैप, z2 k कैप। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कंपोनेंट वाइज सब्ट्रैक्शन कर लो, कि x2 में से x1 माइनस कर लो, y2 में से y1 कर लो, z2 में से z1 कर लो। भाई जब आपने एक वेक्टर को तीन अलग अलग डायरेक्शन में डिवाइड कर दिया, तो उस हिसाब से आप उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन का अगर सब्ट्रैक्ट कर ले रहे हो, दिस मींस यू आर फाइंडिंग आउट द डिफरेंस ऑफ द गिवन टू वेक्टर्स, यानी R2 माइनस R1, और दैट इज S, उसको बोल रहे हैं हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन वेक्टर्स। ठीक है, अब आती है बात रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की। हम वेक्टर्स को रिजोल्व कर रहे हैं, वी आर डिवाइडिंग द वेक्टर्स अलोंग द परपेंडिकुलर एक्सिस। जैसे मैंने आपको 3D कार्टेशियन स्पेस बताया था अभी x y z एक्सिस के लिए, तो अगर हम उस किसी गिवन वेक्टर को विद रिस्पेक्ट टू दीज 3 परपेंडिकुलर एक्सिस डिवाइड कर दें, यानी वो किस x एक्सिस के अलोंग उसका कितना पार्ट है, y के अलोंग कितना है, z के अलोंग कितना है, अगर हम ये चीज जान ले तो वी आर डूइंग रेजोल्यूशन। हम वेक्टर को अलग अलग
टुकड़ों में तोड़ रहे हैं अलोंग द रिस्पेक्टिव डायरेक्शंस। तो यहाँ पे 2D के अंदर देखें, ये x था हमारा यानी आई कैप डायरेक्शन है, ये y है यानी जे कैप डायरेक्शन है। अब एक वेक्टर r गिवन है मुझे, कैपिटल R, इसको मुझे डिवाइड करना है अलोंग x एक्सिस और y एक्सिस। तो x और y में उसका कितना कंपोनेंट है? देखो एक चीज आप लोगों ने पढ़ी थी, फॉर अ गिवन राइट एंगल्ड ट्राइंगल हमारे पास परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है एंड हाइपोटेन्यूज होता है। साइन थीटा क्या होगा? P साइन upon थीटा क्या H. होगा? P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। Hypotenuse. कोस थीटा क्या होगा? B upon H. और टेन थीटा क्या होगा? P upon B. P अपॉन बी। ठीक है, इसके जस्ट विपरीत होंगे कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा। तो वो सब इसके रेसिप्रोकल ले लो तो वो आ जाएंगे। तो आपको पता है फॉर अ गिवन राइट एंगल ट्राइंगल, ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है, उस ट्राइंगल में ये हमारे पास साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा की वैल्यूज होती है। अब देखो ऐसा ट्राइंगल यहाँ स्पोर्ट करो आप, क्या आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है राइट एंगल? Yes, sir. दिख रहा है ना ये वाला शेड जो किया मैंने, इसमें थीटा दिखा? Yes, sir. Yes. थीटा दिखा? अब मुझे बताओ परपेंडिकुलर कौन सा है? ये है Yes, sir. बेस, ये है Yes, sir. हाइपोटेन्यूज, ये है। Yes. यहाँ पे भी थीटा बेटा हमारा ये था, जो एंगल बिटवीन बेस एंड हाइपोटेन्यूज होता है वही होता है थीटा, है ना। तो अब देखो यहाँ पे बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में यही एंगल है, दैट इज थीटा। तो आप मुझे बताओ क्या क्या मैं ये लिख सकता हूँ साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज? यहाँ पे परपेंडिकुलर को परपेंडिकुलर अगर मान लेते हैं तो क्या ये लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू पी अपॉन आर? हाइपोटेन्यूज मेरा वेक्टर आर है ना, तो पी क्या होगा? पी इज द आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। या मैग्नीट्यूड लिख देंगे बेटा, क्योंकि यहाँ पे हम लेंथ के सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, साइन थीटा कोस थीटा जब एंगल निकालते हैं तो वहाँ मैग्नीट्यूड ही मतलब रखता है। तो पी बाय मैग्नीट्यूड, तो हमारा पी क्या आएगा? परपेंडिकुलर वो है आर साइन थीटा। देखो ये हुआ। सिमिलरली अगर मैं यही कोस थीटा के लिए करूं तो मेरा बेस की वैल्यू आ जाएगी आर कोस थीटा। तो क्या ये इस गिवन वेक्टर के अलग अलग कंपोनेंट हो गए गिवन डायरेक्शन में? एक वाई डायरेक्शन में क्या हुआ? आर साइन थीटा, और एक्स में हुआ आर कोस थीटा। तो क्या मैं आर को ऐसे लिख सकता हूँ, वेक्टर आर इज नथिंग बट आर कोस थीटा, किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन का डायरेक्शन स्पेसिफाई कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन। तो आर कोस थीटा आई कैप, साथ में वाई में क्या है? आर साइन थीटा जे कैप। तो क्या ये पूरा जुड़ के वेक्टर आर के बराबर नहीं हो जाएगा, जहाँ पे हमने डायरेक्शन भी बता दी और दोनों डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड भी बता दी। तो ये हमने क्या किया, ये हमने इसको रिजोल्व कर दिया गिवन डायरेक्शन में, हमने इसको टुकड़ों में तोड़ दिया अलोंग द एक्स एंड वाई डायरेक्शन। ठीक है बेटा, दिस इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो इसी को हमने एक तरीके से लिख रखा है मैथमेटिकल तरीके से, आप लोग देख लेंगे फाइनली आंसर यही आएगा। और जो ये वाली फॉर्म है आर कोस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप, इसको बोलेंगे रिजोल्व फॉर्म। और जो लेफ्ट साइड में है दैट इज कंपोज्ड फॉर्म। कंपोज्ड फॉर्म मतलब जुड़ी हुई, रिजोल्व मतलब टूटी हुई। यहाँ पे डाउट है रेजोल्यूशन वेक्टर में? No, sir. नहीं। No, sir. ठीक है, जो बच्चे लेट ज्वाइन किए हैं उन्होंने क्या कर लिया भाई, लेट आने से आपके बेसिक कंसेप्ट वीक हो जाएंगे। टाइम से आया करो। व्हेन वी स्टार्टेड वी वर 18, है ना, अभी हम 37 है, तो एटलीस्ट 20 स्टूडेंट्स ज्वाइंड लेट, है ना। ठीक है, अब देखो बेटा मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। अगर वेक्टर आर था, वेक्टर आर के मैग्नीट्यूड को मैं कैसे लिख सकता हूँ? आइदर आई कैन प्लेस वेक्टर आर इन मोड फंक्शन और सीधा सीधा आर लिख दूं। तो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मुझे क्या करना है, वेक्टर आर का एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर लूंगा एक्स, और ऐड करूंगा वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है, यानी दोनों डायरेक्शन में जो भी कंपोनेंट है उनको अलग अलग स्क्वायर लेके ऐड करूंगा और उसका पूरे का अंडर रूट ले लूंगा, कंप्लीट इसका अंडर रूट ले लूंगा। तो ऐसे हमारा आएगा क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। इस चीज को याद रखेंगे। और यहाँ देखो इसी ट्राइंगल में टेन थीटा क्या है, ये ट्राइंगल है, इसमें टेन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, और हमें पता है कि ये परपेंडिकुलर क्या होता है, वाई डायरेक्शन में जो आर का कंपोनेंट है, आर वाई बोल दूं उसको, इसको आर एक्स बोल दूं,
वेक्टर आर का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट आर एक्स। तो टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि आर वाई अपॉन आर एक्स। देखो आर वाई अपॉन आर एक्स, टेन थीटा इज एक्स एक्स वाई डायरेक्शन में वेक्टर आर का जो कंपोनेंट है दैट हैज टू बी डिवाइडेड विद एक्स डायरेक्शन में जो वेक्टर आर का कंपोनेंट है, यानी आर वाई बाई आर एक्स, ये होगा टेन थीटा। यहां से मेरा थीटा निकल आएगा दैट इज टेन इनवर्स ऑफ आर वाई बाई आर एक्स। अगर यहाँ पे जो हमने वैल्यूज फाइंड आउट करी उनको पुट करूं, मान लो मैं थीटा निकालने के लिए, तो क्या ये सही भी है ना, वैलिडेट भी तो हो रहा है। टेन थीटा इक्वल्स टू आर वाई की वैल्यू क्या है, आर साइन थीटा, और आर एक्स की वैल्यू क्या है, आर कोस थीटा। तो देखो आर से आर कट गया, साइन थीटा बाई कोस थीटा टेन थीटा ही होता है। तो ये फॉर्मूला वैलिडेट भी आप दिख रहा है कि हाँ यही है, वैलिडेट हो रहा है। अब डाउट है किसी को, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड या टेंजेंट, आपको ये दो फॉर्मूले तो याद करने हैं बेटा। ये आर का फॉर्मूला है दैट हैज टू बी रिमेंबर्ड, जो रिजल्ट इसका मैग्नीट्यूड निकालने का, और टेन थीटा वाला, क्योंकि आप इसको बाद में डिराइव नहीं कर सकते बार बार में एग्जाम के टाइम पे, तो यू हैव टू रिमेंबर बोथ ऑफ दीज फॉर्मूलाज। ठीक है, चलो अब बताओ, किसी को समझ नहीं आया तो ठीक है। अब थ्री डी स्पेस में अगर हम बात करें थ्री डायमेंशन में, तो भी हम वेक्टर्स को अलोंग द एक्स वाई और जेड एक्सिस डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर ऐसे डिवाइड करेंगे तो वी हैव थ्री एंगल्स। पहले तो हमारे पास एक ही एंगल था क्योंकि को एक सिंगल प्लेन में हम काम कर रहे थे, बट अभी हमारे पास तीन एंगल होंगे अलग अलग विद, देखो ये वेक्टर है, दिस वेक्टर विल बी मेकिंग सम एंगल विद एक्स एक्सिस, थीटा एक्स होगा। कुछ ये वेक्टर एंगल बना रहा होगा वाई एक्सिस के साथ, थीटा वाई, और कुछ ये बना रहा होगा जेड एक्सिस के साथ, थीटा जेड। तो हम अलग अलग थीटा को कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज फॉर्मूलाज। थीटा एक्स निकाल रहे तो ऊपर आर एक्स रख देंगे, थीटा वाई निकाल रहे तो ऊपर आर वाई रख देंगे, थीटा जेड निकाल रहे तो ऊपर आर जेड रख देंगे, नीचे हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर आएगा। और मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का वही तरीका है जो हमने देखा था, दैट हैज टू बी आर एक्स का स्क्वायर आर वाई का स्क्वायर आर जेड, यानी कि जो इस गिवन वेक्टर का अलग अलग तीनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसका वो आ रहा है, मैग्नीट्यूड है या रिजल्टेंट है या कंपोनेंट है, सॉरी रिजल्टेंट नहीं बेटा, कंपोनेंट। आर एक्स इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर इन एक्स डायरेक्शन, तो उसका स्क्वायर ले लिया, फिर वाई डायरेक्शन वाले कंपोनेंट का और आर जेड डायरेक्शन वाले कंपोनेंट का, इन तीनों का स्क्वायर करो, कंप्लीट अंडर रूट कर दो। यही तरीका 2D में था, यहाँ पे आर जेड ऐड हो गया तो इस फॉर्मूला में आर जेड भी आ गया, तो इससे हमारे को क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। अब अलग अलग कंपोनेंट को डिवाइड करते चलो, थीटा एक्स थीटा वाई थीटा जेड निकल आएगा आपका। और एक ये फॉर्मूला है, इसको याद रख लेना, इसको बोलते हैं कोसाइन लॉ। तो कोस स्क्वायर ऑफ थीटा एक्स प्लस कोस स्क्वायर ऑफ थीटा वाई प्लस कोस स्क्वायर ऑफ थीटा जेड इक्वल्स टू 1। तो ये आप याद रख लेना, बस ये एक रिलेशन आता है, इसका डेरिवेशन एक डेढ़ घंटा लगेगा, तो हम लोग इसको नहीं करेंगे यहाँ पे, तो इसको बस याद रखेंगे। फॉर्मूले सिंपल हैं, जो 2D में थे वही यहाँ पे। चलो अब हम लोग, डाउट है तो डाउट पूछेंगे, अदरवाइज वी विल अटेम्प्ट दिस फर्स्ट वन और फिर हम लोग ड्रॉप कर लेंगे। ये पहले वाला कर लो, हमें यहाँ पे मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, एंगल फाइंड आउट करना है, और यूनिट वेक्टर अलोंग दिस आर वन। तो आर वन हमें गिवन है दैट इज 2i कैप प्लस 2j कैप। अब देखो आर एक्स और आर वाई निकल रहा है, तो इसके हिसाब से यू हैव टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, यानी हमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर निकालना है पहली बात तो। ठीक है, ये बताओ ये क्या होगा। दूसरा निकालना है एंगल विद एक्स एक्सिस थीटा, और तीसरा निकालना है यूनिट वेक्टर यानी कि आर वन कैप। ये तीनों चीज निकालो पहले वाले के लिए, जितने बच्चे कर पाएंगे ठीक है, नहीं तो मैं समझाऊंगा बेटा, करो सब लोग।
जिनका आ जाएगा आंसर वो हैंड रेज करेंगे बेटा। नहीं हुआ क्या किसी से भी? मैग्नीट्यूड आया किसी का? मैग्नीट्यूड खाली। देखो बेटा, मैग्नीट्यूड बता दे, मैं आपको ये वाला बता देता हूँ, देन कल हम आपसे सेकंड और थर्ड दोनों कराऊंगा मैं, ठीक है? चलो देख लो एक बार सब लोग। हमें वेक्टर गिवन है बेटा, ठीक है? R1 दिया है, ठीक है? अब R1 क्या है? 2i कैप प्लस 2j कैप। तो मैग्नीट्यूड ऑफ R1 इज R1, इसको क्या निकालेंगे? अंडर रूट RX, एक्स कंपोनेंट का है 2 स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट 2 स्क्वायर। तो क्या ये हुआ? अंडर रूट 4 + 4 इक्वल्स टू अंडर रूट 8। दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 2√2। तो R1 जो है मैग्नीट्यूड, ये तो आ गया 2√2, ठीक है बेटा? अब नाउ वी हैव टू फाइंड आउट एंगल। तो हमने देखा था कि टेंजेंट ऑफ थीटा इक्वल्स टू RY/RX, यानी y कंपोनेंट जो है डिवाइडेड बाय RX कंपोनेंट। तो टेन थीटा बिल्कुल सही आंसर आया बेटा जी आपका। तो टेन थीटा इक्वल्स टू RY/RX। RY क्या है? 2 है, RX क्या है? 2 है, इक्वल्स टू 1, यानी टेन थीटा इक्वल्स टू 1। इस केस में क्या है? वी नो tan 45 इक्वल्स टू 1, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू tan इनवर्स 1। तो थीटा भी आ गया। फिर यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर क्या होता है? वी हैव टू डिवाइड वेक्टर R बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R। तो इसमें क्या करेंगे? वेक्टर R क्या है? 2i कैप प्लस 2j कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R 2√2। अब अलग अलग टर्म्स के साथ लिख देंगे, 2/2√2i कैप प्लस 2/2√2j कैप। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ऐसे भी लिख सकते हो, इक्वल्स टू 1/√2i कैप प्लस 1/√2j कैप। भाई 2 था वो डिवाइड हो गया दोनों साइड। तो दिस इज यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर R। तो R1 कैप। कितने बच्चे निकाल पाए थे इसमें से कोई भी पार्ट? ठीक है, ठीक है। तो आप लोग ये सॉल्यूशन मैं कल आपको फिर से समझाऊंगा कल की क्लास में, और फिर आपसे ये वाला कराएंगे, देन वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स अदर टॉपिक्स। चलो बेटा, अब मैं एक चीज पूछ लेता हूँ, कितने बच्चों के, अभी हमारे पास 10th काफी है, अब बताओ कितने बच्चों के 100 से ऊपर नंबर आए हैं संडे को जो फिजिक्स का टेस्ट था उसमें? 100 से ऊपर कितने बच्चे स्कोर कर पाए? हैंड रेज करो भाई। किसी का नहीं है? अच्छा, 80 से ऊपर? चलो ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है, मिलते हैं अब कल की क्लास में। जब तक के लिए Yes, sir. गुड बाय, मिलते हैं। ओके बेटा, Yes, sir. Good night, sir. गुड नाइट बेटा, गुड नाइट सर। गुड नाइट। चलो।